नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रसारित किया गया मॉडल सेट नंबर 5 जो कि टर्म 2 के लिए है, स्पेशल टर्म 2 2021-22 एग्जाम के लिए। क्लास 12 का मॉडल सेट है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए देखने वाले हैं, जिसका फुल मार्क्स कितना होता है 35 मार्क्स। टाइम कितना मिलता है, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, सेक्शन ए का, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ये। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ये जो है रिएक्टेंट, उसका कंसंट्रेशन कितना है 1। ठीक है, एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो दूसरा रिएक्टेंट जो लिया उसका क्या ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। तो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तब इसका क्या कर रहा है कि रेट लिखना है कि इसका रेट कितना होगा। ठीक है, तो ये का कंसंट्रेशन 1 दिया है, बी का कंसंट्रेशन कितना दिया है 2 दे दिया। तो आपको क्या लिख देना है, रेट इज इक्वल टू के और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2, ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन दिया वो हल्का सा क्वेश्चन दे दिया, अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया। वो क्या कर रहा है कि व्हाई द एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन जो होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्माक्षेपी, मतलब रिएक्शन के होने साथ साथ वो क्या करेगा, आपका उष्मा का रिलीज करेगा, इस उष्मा को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए क्या लिखना है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बाबू। 1 नंबर का 1 लाइन का ही लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास इसको अगर अच्छा से ना लिखे ना तो इसमें नंबर वो काट लेगा, इसलिए हल्का सा ज्यादा लिख दिए इसमें। सिंस द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एडजॉर्बेंट आर अनस्टेबल, जो सरफेस पार्टिकल्स होता है एडजॉर्बेंट का वो क्या होता है, अनस्टेबल। जहां पे जाके क्या करता है कि एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स जाके जुड़ता है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। व्हेन द एडजॉर्बेट आर इज एडजॉर्ब, जब एडजॉर्बेट क्या हुआ, एडजॉर्ब हुआ, जाके वहां पे सरफेस पे जाके चिपका। द एनर्जी ऑफ एडजॉर्बेंट डिक्रीजेज, जैसे किसी पे जाके एडजॉर्बेट चिपक गया, मतलब एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्बेट चिपक गया, तो उस सरफेस का क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। और एंड द रिजल्ट इवोल्यूशन ऑफ हीट, जब एनर्जी को उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण वहां पे हीट रिलीज होने लगेगा, वहां पे क्या होने लगेगा, उष्मा रिलीज होने लगेगा। जिसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज या एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। तो उसको हिम्मत है नंबर काट लेने का, बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन ये टॉपिक हल्का स्ट्रांग दे दिया तो लिखना पड़ा। अब देखिए नेक्स्ट बात है, ये क्या करने का प्रयास कर रहा है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। ये कहने का प्रयास कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है किसका, कॉपर का। कॉपर कितने NH3 के द्वारा जुड़ा है, तो देखो 6, तो 6 जो है यही इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप क्या लिख सकते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इज इक्वल टू 6, या डायरेक्ट 6 लिख दीजिए, वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, यूपैक नेम लिखना है गिवन कंपाउंड का। कंपाउंड जो दिया गया उसका यूपैक नेम लिखना है। तो जो दिया है देखिए, आपका दिया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन दिया है। ठीक है, डबल बॉन्ड दिया है तीसरे कार्बन के बाद दिया है, तो तीसरे कार्बन के बाद, तो हमने इसको अच्छे से लिखा और उसको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 को हम लोग कहते हैं पेंट। फिर क्या कहता है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे 3, तो 3 लिख दिए। और डबल बॉन्ड के बाद क्या है कि डबल बॉन्ड का नाम क्या लिखते हैं, ENE लिखते हैं। लेकिन ENE इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में हम लोग का क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स उसका सेकेंडरी सफिक्स जो होता है लास्ट में लिखने वाला नाम होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो क्या हो गया, इनओइक एसिड। इसको ई जो था लास्ट में, ENE का ई जो था वो ऑमिट कर दिया क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स जो है स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, वोवेल से। तो क्या आ गया, पेंट 3 इनोइक एसिड। यहाँ पे इन के बाद 1 ओइक एसिड इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये उस COOH जो एकदम सीनियर ए ग्रुप है और ये 1 ही नंबर पे स्टार्ट होगा। जहां पर भी रहेगा उसको 1 ही नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी का जो डायलॉग था, हम जहां से खड़ा होते हैं वहीं से क्या होता है, लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से COOH एकदम सीनियर रहता है। तो COOH जहां रहेगा वहीं से 1 नंबर हो जाएगा, तो 1 देने की जरूरत नहीं होगा, इनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है
कि 5वां नंबर का कि राइट द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में हमने देखा था, पहले भी हमने देखा था किसका, डीएनए वाले का देखा था, तो वो क्या था, बीटा डी 2 क्या था, डीऑक्सी राइबोज था, क्या था, डीऑक्सी राइबोज था। लेकिन ये क्या था, आरएनए का नहीं था, वो किसका था, डीएनए का, डीऑक्सी राइबोज वाला। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आरएनए का लिखना है। तो आरएनए को आज क्या रखना है कि ये क्या होता है, बीटा डी राइबोज, इसका क्या होता है, बीटा डी राइबोज हो जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन पक्का पूछ रहा है आपका यहाँ से। तो अल्फाबेट मतलब क्या करना है कि आरएनए और डीएनए दोनों का नाम याद रख लीजिए क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन समझते हैं ये चीजें को। आगे क्या कर रहा है कि टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन का आपको क्या कर देना है कि लिखना है उसका क्या, मोनोमर्स क्या होता है। तो टेफ्लॉन का मोनोमर्स, टेफ्लॉन सबसे पहले होता है क्या कि 2 कार्बन रहेगा, उसके साथ हर एक कार्बन से 2 को क्या जुड़ा रहेगा, फ्लोरीन जुड़ा होगा, CF2 डबल बॉन्ड CF2 जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे, 2 कार्बन है, उसके साथ साथ डबल बॉन्ड के साथ आपका क्या दे दिया है, 4 गो फ्लोरीन, तो टेट्रा फ्लूरो कह सकते हैं। उसके साथ ये इसका नाम 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इथिलीन कह सकते हैं, टेट्रा फ्लूरो इथिलीन कह सकते हैं, या टेट्रा फ्लूरो इथिन कह सकते हैं, ETHENE, टेट्रा फ्लूरो इथिन कह दीजिए या टेट्रा फ्लूरो इथिलीन कह दीजिए। ये क्या हो गया, आपका मोनोमर्स हो गया टेफ्लॉन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिटॉल का जो कंस्टिट्यूएंट होता है, डिटॉल में कौन कौन चीजें अवयव मिले होते हैं जिनसे ये डिटॉल बना हुआ रहता है। तो क्या होता है, क्लोरोजाइलिनॉल से बनता है और टर्पिनॉल के द्वारा, ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के द्वारा आपका डिटॉल बनता है। किसके द्वारा, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल के माध्यम से ये चीजें बनता है। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो आ गया वो कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, सेक्शन बी का 3 नंबर का। तो 3 नंबर में एकदम आपको लिखना है, 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, 3 नंबर है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ या केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं, उन कारकों को लिखना है। तो वो कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ या केमिकल रिएक्शंस आर। जो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करता है, वो कारक मुख्य रूप से देखिए क्या क्या है आपका, क्या कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है, और क्या करता है, कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है, क्या करता है, प्रेशर अफेक्ट करता है, और क्या करता है, कैटलिस्ट अफेक्ट करता है, फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट अफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट करेगा, और सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये कुल मिला के आपके कितने, 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कारक है। ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद कोई 4-5 को क्या कर दीजिएगा, हल्का सा एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या अगर पूरे को करना चाहे तो पूरे को कर दे, डायरेक्टली लिख के कर करके आगे बढ़ना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ऐसे कर दिए, जैसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हल्का सा डिफाइन कर दे रहे कि टेम्परेचर पे किस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है। द रेट ऑफ ऑल द रिएक्शंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ही क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे किसी भी रिएक्शंस का, तो क्या होगा कि उसका रेट भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ। और इसको किस से डिनोट करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसको किस के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, बी नंबर जो है वो क्या कहता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड। कंसंट्रेशन मतलब जितना नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स, जितना अधिक रहेगा उसका कंसंट्रेशन उतना अधिक होगा। तो इंक्रीज क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज गिव्स मोर इल्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं कि जितना कंसंट्रेशन आपका बढ़ा हुआ रहेगा कोई भी रिएक्शंस का, उतना ही वो इल्ड जो उसका उत्पाद दो, मतलब उत्पाद कह सकते हैं ना, उत्पाद हिंदी में कहते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट जो देगा ना उतना ही अच्छा प्रोडक्ट देगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन, प्रेशर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाइए उसका क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। विथ इंक्रीज इन प्रेशर
रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज। कैटलिस्ट को देखते हैं, द अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट इज वेरी सिग्निफिकेंट। क्या करता है कि कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। अगर कैटलिस्ट आप अच्छा कैटलिस्ट दे दिए, रिएक्शन का रेट क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। आप अगर स्लो रेट करने वाले कैटलिस्ट दे दिए तो उसका रेट भी क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो ये डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। presence of light many chemical reactions are carried in the presence of light। बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जो किसके साथ कैरी किया जाता है, presence of light से ही ये रिएक्शंस आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो इस प्रकार से अगर इतना लिख दिए तो 3 नंबर आपका 100% मिल जाएगा, इसमें कोई कटिंग छटिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर इमल्सन्स। इमल्सन्स किसे कहते हैं, अभी लास्ट वन ही चैप्टर में वन शॉट वीडियो में हमने बताया, कौन सा, सरफेस केमिस्ट्री का वन शॉट हमने दिया, वहां पे पूरे डिटेल में बताया कि व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स लिखना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप्स का एग्जांपल्स लिखना है। तो 3 नंबर का है तो 3 नंबर टाइप में लिखिएगा, खूब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगा। इमल्सन्स क्या होता है कि वैसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। जिसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर क्या हो जाएगा, लिक्विड, दोनों लिक्विड में हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इमल्सन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 1 नंबर यहां से फिक्स हो गया। अब दूसरा 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखना होगा। इमल्सन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इमल्सन्स कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार का। एक इमल्सन्स होता ऑयल इन वाटर, किसमें कौन ज्यादा रहने वाला है, डिस्पर्स्ड फेज जो रहेगा ऑयल रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम जो रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर। ठीक है, ज्यादा रहने वाला वाटर है, कम रहने वाला ऑयल है। इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन ऑयल एक्ट्स एज डिस्पर्स्ड फेज। ऑयल कैसा एक्ट कर रहा है, डिस्पर्स्ड फेज के रूप में कर रहा है, और वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम। ऑयल एक्ट्स एज डिस्पर्स फेज के रूप में काम कर रहा है, और वाटर कैसे काम कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम के रूप में। तो इसको कहते हैं ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मिल्क हो गया, या जो क्रीम, वैसे क्रीम जो क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, दिखता नहीं वैसा क्रीम। लेकिन मैक्सिमम आपको याद क्या रखना है, मिल्क रखो ना एक, बस काम खत्म करो। दूसरा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। वाटर इन ऑयल, ऑयल में अब मैक्सिमम जो रहने वाला जो सब्सटेंसेस है वो क्या रहेगा, ऑयल रहेगा, जो कम रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर। तो डिस्पर्स फेज जो रहेगा वो वाटर रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, ऑयल। इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्स फेज। वाटर किस रूप में काम करेगा, डिस्पर्स फेज के रूप में काम करेगा। ऑयल एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम, ऑयल कैसा काम करेगा, डिस्पर्सन मीडियम के रूप में काम करेगा। जैसे क्या हो गया, आपका बटर हो गया, कोल्ड क्रीम, ठंडा में जितना भी क्रीम लगाते हैं, ठंडा वाला क्रीम सारा क्या हो गया, आपका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन हो गया। इतना लिख दीजिए, आपका 3 नंबर फिर से फिक्स हो गया। नेक्स्ट वन आपका, राइट द यूपेक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ऊपर दिए गए कंपाउंड्स का क्या लिखना है कि यूपेक नेम लिखना है। तो सबसे पहले देख लो, ये क्या है, आपका न्यूट्रल वाला दे दिया है। न्यूट्रल वाले टाइप में हल्का सा देखते हैं कैसे दे दिया है, कोई प्लस माइनस काउंटर आयन कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, Cr है, Cr के बाद क्या दे दिया, एक Cl दे दिया है, और एक कौन सा लिगेंड दे दिया, NH3। तो एक का एमिन होगा, दूसरा का क्लोरिडो होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एमिन। एमिन कितना है, 3 बार है, तो क्या लिख देंगे, ट्राई एमिन, AMINE, ट्राई एमिन। ठीक है, और 3 क्लोरो भी है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरिडो लिखते, क्या लिखते, ट्राई क्लोरिडो लिख दिए। ठीक है, और क्रोमियम का क्या है, क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। कॉम्प्लेक्स अगर रहता है, कैटायनिक या एनायनिक रहता है तो कुछ सोचते हैं, मैक्सिमम एनायनिक वाले में ही हम लोग का क्या करना होता है, चेंज करना होता है, उसके अलावा किसी में नहीं। तो ये क्या हो गया, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं, इसका Cr का क्या हो गया, X। तो इधर वाले NH3 का 0, NH3 का 0 होता है। क्लोरीन का कितना हो गया, -1 गुने 3, तो -3 हो गया, पूरा पूरी -3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर X बराबर कितना हो गया, +3। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, +3। तो देखो यहाँ पे हमने +3 लिख दिया। तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया, यूपेक नेमिंग हो गया। नेक्स्ट वन, दूसरा वन समझिए कि यहाँ पे देखिए पोटासियम दिया, पोटासियम लिख दो एकदम, फिर थोड़ा स्पेस दे दो, और CN दिया है कितने बार, 4 बार। तो क्या लिखेंगे, 4 साइनिडो या 4 साइनो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। टेट्रा साइनो हमने लिख दिया, या साइनिडो लिख दिया।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, ये प्लस वाला ये था, तो इधर वाला माइनस वाला, माइनस वाले में क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल आयन के लास्ट में ये टी लिख देते हैं, तो निकेल से क्या हो जाएगा, निकेलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकेलेट, निकेलेट। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए पोटासियम का 1 होता है, तो 1 गुने 2 बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। किसका कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस इसका निकेल का x लिखते हैं, Cn का कितना होता है, -1, -1 गुने कितना है, 4, तो माइनस कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि x 4 में 2 गया, कितना हो गया, 2, तो x -2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, +2। तो कितना लिख देंगे, +2। देखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, +2 लिख दिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल के यहाँ पे चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा दे दिया है। देखो यहाँ पे दे दिया है, सबसे पहले प्लस वाला साइड दिया, प्लस वाले साइड में देखेंगे Cl2 दे दिया, En का होल 2 दे दिया। En का नाम ही होता है इथेन 1,2 डायएमीन, तो ये पहले डाई लगा चुका है, तो इसमें डाई नहीं लगा के 20 लगा देंगे। तो पहले C होगा कि पहले E होगा, पहले C, तो पहले लिख दो डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो लिख दिए। अब इसका En का नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन, जिसको ब्रैकेट में लिख दिए। इसके पहले लगा देंगे ये, क्योंकि 2 बार है तो 2 को हम लोग लिख देंगे 20 इथेन 1,2 डायमीन, तो ये हो गया। फिर प्लेटिनम है, प्लेटिनम को हम लोग क्या लिख देंगे, प्लेटिनम। और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे चेक करेंगे, En का कितना होता है, En का 0 हो गया। और Cl का कितना होता है, Cl का देख लो, Cl का -1, तो 2 बार है तो -2 हो गया। और नाइट्रेट का -1, तो -1 कितने बार है, 2 बार, तो -2 हो गया। 2 2 4, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4, तो कितना लिख सकते हैं, +4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +4। तो यहाँ पे एकदम आसान तरीके से आप लिख दीजिएगा +4। और NO3 लास्ट में है, तो लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, नाइट्रेट। 2 बार है तो डाई नाइट्रेट, ये सब कुछ नहीं लिखिएगा, क्योंकि काउंटर आयन जो होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्ट नाइट्रेट होता है। तो क्या लिखना है कि डाई नाइट्रेट ना लिखे, क्या लिखना है, नाइट्रेट लिख देना। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके कितने मार्क्स का है, फिर से आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 नंबर का। तो एक एक नंबर का है, तो एक एक नंबर को ध्यान देना है थोड़ा सा। आपको कन्वर्ट किससे करना है, इथेनॉल, मतलब CH3CH, एल्डिहाइड वाले से इथेनॉल से आपको क्या करना है कि आपको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डायऑल में करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन 1,3 डायऑल में। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले कराएंगे यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन करा देंगे। ठीक है, तो एल्डोल करवाओ सबसे पहले एल्डोल। तो CH3CH 2 बार ले लेते हैं, बहुत बार हमने एल्डोल को बताया है, तो 2 बार ले लेंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाता है। जैसे एक ये है, एक और ले लेते हैं, ऐसे करके HCO, और यहाँ पे क्या, इधर HCO, ऐसे करके HCH2, और यहाँ पे क्या, COH। ठीक है, इसका काम ही है ये H कहाँ पे आ जाना, इसके वो के साथ आ जाना और उसको वो H में कन्वर्ट कर देना। जैसे देख लो, ये ऐसे करके तोड़ के ही लिख देते हैं, CH3COH ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला H जो है ना, ये यहाँ आके जुड़ जाता है, यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तो इसको क्या कर देगा, यहाँ के OH कर देगा। और ये CH2 यहाँ से आके जुड़ जाता है, ये क्या हो जाता है, COH। तो ये एल्डोल करा दिए। एल्डोल कराने के बाद क्या कर दिए कि हम लोग को क्या करना है कि आपको बनाना है ब्यूटेन 1,3 डायऑल, मतलब 3 पे भी OH लाना है और 1 पे भी लगाना है। तो 1 को, अब एल्डिहाइड को हम लोग को क्या करना है कि OH में कन्वर्ट करना है। तो आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लीजिए, जिसका रिडक्शन कैटलिस्ट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो कोई भी कैटलिस्ट में हमने क्या उपयोग कर लिया, रिडक्शन में क्या ले लिए, NaBH4 को ले लिए हम लोग। किसको ले लिए, NaBH4 को ले लिए। तो NaBH4 को ले लिए, तो ये क्या करेगा, इसका काम ही है आपका क्या कि रिडक्शन करे ना, एल्डिहाइड और कीटोन जहां देखे उसको किस में कन्वर्ट कर देना, OH में कन्वर्ट कर देना। देखो यहाँ पे OH कन्वर्ट कर देगा इसको, तो ये क्या कर दिया, ब्यूटेन 1,3 डायऑल बना दिया। किसके द्वारा, एल्डोल के द्वारा इसने बना दिया। तो ये चीजें तीनों रिएक्शन आपका दे दिया ना, एल्डोल का दे दिया आपका, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से, मुख्य रूप से एल्डिहाइड से दे दिया। अब देखो इथेनॉल से फिर से बनाना है, क्या बनाना, ब्यूट 2 इनल बनाना है। ये तो पूरी आपका एल्डोल कंडेंसेशन ही दे दिया। देखो इसको फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ये ऐसा बन गया डाइल्यूट NaOH के साथ। इसको अब रिडक्शन करा देते हैं, कंडेंसेशन भी करा देते हैं। कंडेंसेशन कराना मतलब OH निकालना, यहाँ से H निकालना, तब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। तो क्या हो गया, आपका ब्यूट 2 इनल बन गया। ब्यूट 2 इनल, 1 2 3 4, तो 2 में क्या लग गया, डबल बॉन्ड, और 1 में ये LbO2 इनल बन गया। तो ये पूरी हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। वो तो एल्डोल हो रहा था, ये क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। आपका C नंबर में क्या करना है कि आपको देखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन को ही आगे बढ़ा के ये इथेनॉल से ही बनाने के लिए कह रहा है क्या,
ब्यूट टू इनोइक एसिड। तो सबसे पहले इतना पूरा लिख दीजिएगा, दूसरा में जितना लिखे उसको पूरे को लिख दीजिएगा, उसी को आगे बढ़ाइएगा। तो हम लोग इनल बनाना है तो इस इनल को ही लेके चलिएगा, इनल को ही लेके चलिएगा। यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसी को आप लेके चलिएगा और लेके चलिएगा। तो इसमें डालना क्या है, आपको डाल देना है क्या, टॉलेंस रिएजेंट डाल देना है। किसको डाल देना है, टॉलेंस रिएजेंट को डाल देना है। तो टॉलेंस रिएजेंट में क्या क्या हो जाता है, जैसे AgNO3 का Hol2 ले लेते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है और उसके साथ OH माइनस ले लेंगे। तो ये है ना CHO एल्डिहाइड, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या हो गया, आपका ब्यूट टू इनोइक एसिड हो गया। तो दोनों एक ही माध्यमों से हो गया। कुल मिला के ये पूरी एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन से कन्वर्सन दे दिया था। आपका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था 13 पॉइंट या 12.8 का क्वेश्चन था। 13.8 जो था मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कह रहा है कि डिफरेंस करना, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दोनों में अंतर बताना है। तो दोनों में अंतर हम लोग कैसे बताएंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए क्या है कि आपको फाइब्रस और ग्लोबुलर में दोनों में अंतर दिखाना है। फाइब्रस दिस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना फाइब्रस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना थ्रेड मतलब धागा, जो धागा होता है ना उसमें जैसे हम लोग ले लेते हैं ना आंटी जो ले लेते हैं धागा वाला, तो धागा में जैसा होता है ना उसका स्ट्रक्चर, उसी के रूप में इसका स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस का, प्रोटीन्स का। ठीक है, विच टेंड्स टू लाई साइड बाय साइड फ्रॉम द फाइबर। ये क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे रहता है, साइड से जुड़ा हुआ रहता है, बीच से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, धागे के नुमा, जो अंटिक टाइप में रहता है, धागा का गुच्छा उस प्रकार से रहता है और इसका साइड बाय साइड ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये क्या करता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स में देखेंगे तो ये क्या करेगा, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड। इस टाइप के ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स हैं ये फोल्डेड टुगेदर इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट, एक दूसरे यूनिट के ऊपर एकदम फोल्ड किया हुआ रहता है और फॉर्मिंग क्या करता है, स्फेरिकल शेप। और इसका शेप कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। और इसका शेप कैसा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में था। इसका कैसा शेप हो जाएगा, ग्लोबुलर का आपका स्फेरिकल में हो जाएगा। फाइब्रस जो होता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक क्या हो जाएगा, सॉल्युबल है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल आपका वाटर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन बात है जो कह रहा है कि पेप्टाइड्स जो चेन होगा इसका क्या हो जाएगा, पेप्टाइड जो चेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। एक में देखो दोनों में हमने क्या लिख दिया है, आपका सॉल्युबल यहां पे कर दो इनसॉल्युबल। जो ग्लोबुलर होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल, और फाइब्रस जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल। यहाँ पे क्या लिख देना, इनसॉल्युबल। ठीक है, तो आपको फाइब्रस में इनसॉल्युबल करना है, ग्लोबुलर में क्या कर देना है, सॉल्युबल। ये सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल, इन वाटर में होता है। इसमें पेप्टाइड चेन होता है। फाइब्रस में क्या होगा, पेप्टाइड चेन्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ रहता ना वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स अगर देखना चाहें, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछ रहा है, तो इसको मायोसिन जो मांस से मिलता है हम लोग को, प्रोटीन, केराटिन जो किसमें होता है, केराटिन हो गया, इसके अलावा कोलाजेन, ये सब चीजें हो गया आपका प्रोटीन्स का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, इंसुलिन होता है, एल्बुमिन होता है, मायोग्लोबिन होगा, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ डेक्रोन। डेक्रोन का मोनोमर्स क्या क्या होता है। तो डेक्रोन्स का मोनोमर्स अगर डायरेक्टली लिखना चाहे तो डायरेक्टली हम लोग लिख दें, लेकिन 3 नंबर का है तो हल्का सा सुंदर से लिखना होगा। मोनोमर्स ऑफ डेक्रोन इज क्या होता है, टेरिथेलिक एसिड। क्या होता है, टेरिथेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल होता है। इसका देखो स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया। बेंजीन में पारा पोजीशन पे COOH लग जाना दोनों जगहों पे, तो ये क्या हो जाता है, टेरिथेलिक एसिड हो जाता है। और इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या हो जाता है कि कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन में क्या लग जाना, OH लग जाना, ये क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल हो गया। जब ये दोनों चीजें क्या हो गया, आपका मोनोमर्स हो गया। अगर इतना भी लिखे तो उसको नंबर दे देना चाहिए, क्योंकि इसने क्या कहा है कि सिर्फ मोनोमर्स लिखने के लिए कहा है, तो हमने दोनों मोनोमर्स को स्ट्रक्चर के साथ लिख दिया। अगर यही मोनोमर्स कंडेंसेशन रिएक्शन करता है तो देखो यहां से निकल जाता है,
यहाँ से H निकल, वो H निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा और ये क्या कर देगा, कंडेंसेशन रिएक्शन करा देगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर जाता है और ये चीजें यहाँ से डायरेक्टली, ये कार्बन यहाँ से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो देखो ये जुड़ गया किसके साथ, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन बचलता ना तो यहाँ से जुड़ गया। तो ये चीजें क्या हो जाएगा, आपका डेक्रोन का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है, डेक्रोन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये चीजें आपका क्लियर होता है। डेक्रोन प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरिथैलिक एसिड। अगर ये भी पूछ दे अगर पूरा, तो पूरा लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको क्या पूछ रहा था, सिर्फ मोनोमर्स, तो मोनोमर्स भी जो लिख के छोड़ दीजिएगा उसको पूरा नंबर मिल जाएगा। टेरिथैलिक एसिड यानी इथिलीन ग्लाइकोल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। तो ये तो हम लोग जानते हैं 420 से 460 केल्विन के बीच में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो हम लोग का क्या है, व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जो कि दूसरा बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन को। मॉडल सेट 1 से लेकर 5 के अंदर 2 बार है। तो क्या कहता है कि आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट किसे कहते हैं, कि वैसा स्वीटनिंग एजेंट, वैसा मिठास वाला केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या करे कि आपको मीठा तो करे लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ऐसा कुछ ना कर दे, जैसे क्या करते हैं कि न्यूट्रिटिव वैल्यू इसका कुछ नहीं होता है, आपको बॉडी में एनर्जी कुछ नहीं देगा, कैलोरी नहीं देता है। तो जितने भी डायबिटीज टाइप के पेशेंट जो होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं कि इसी को खाते हैं, तो वो क्या आता है, शुगर फ्री होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट इन प्लेस ऑफ शुगर, जिसको हम लोग चीनी के जगह पे खाते हैं, बट हैव नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, न्यूट्रिशन इसका नहीं होता है, इससे कोई कैलोरी नहीं मिलता है, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलता है, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, सैक्रिन हो गया, अस्पार्टेम हो गया, अलिटेम हो गया, ये सब क्या हो जाता है कि आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल दे दिया आपका, फिर से आपका किससे, आपका रेट ऑफ रिएक्शन से दे दिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन, दैट मींस कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। 5 नंबर का तो देखो क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्या कर रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, मतलब K1 दे दिया कितना, 60 दे दिया, 60 सेकेंड दे दिया पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 टाइम, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसको डिक्रीज करना है कितना से, 1/16 से। तो फाइनल में से करेंगे तो आपका देखिए फाइनल जो है वो कितना दे दिया, 1/16, और इनिशियल हम लोग क्या लेके चलें, लेट करके चलें, R0 ले लिए, तो फाइनल क्या हो जाएगा, R0 कितने बार, 1/16 R0, ऐसे हो गया। और टाइम यहाँ पे नहीं दिया तो टाइम हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लोग ले लेते हैं, टी बराबर क्या होता है, 2.303 इंटू बटे K1 लॉग R0 इनिशियल का डिवाइडेड बटा क्या है, फाइनल एट टाइम टी के 60 मिनट के बाद वाला। तो 60 मिनट के बाद वाले के जगह में क्या है आपके पास, 1/16 R0 है। तो इसको पुट करेंगे सब, तो देखो यहाँ पे क्या है, K1 का वैल्यू दे दिया, K1 का वैल्यू दे दिया 60 मिनट के बाद, नहीं यहाँ पे टाइम तो नहीं दिया ना टाइम है तो निकालना, सॉरी। तो यहाँ पे K1 दे दिया, K1 कितना है, 60 दे दिए। R0 तो ऐसी है, हम लोग का इनिशियल है, कुछ नहीं दिया है। R0 के जगह पे हम लोग को क्या दे दिया, 1/16 R0 दे दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो R0 दोनों खत्म हो जाएगा, अपने से खत्म हो जाएगा। तो ये 16 जो नीचे वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो क्या हो गया, लॉग ऑफ क्या हो गया, 16 हो गया, लॉग 16, 2.303 बटा 16 लॉग ऑफ 16 हो गया। 16 को हम लोग लिख सकते हैं ना किसका, 2 का पावर कितने बार लिख सकते हैं, 4। तो देखो हमने क्या लिख दिया, 2 का पावर 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो पावर रहता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे गुना हो जाता है लॉग में, तो गुना हो गया, 4 आ गया, और log 2। अब देखते हैं log 2 का वैल्यू क्या आता है, 0.301 होता है, 301। तो इसको कर दे कितने बार, 4 बार। तो काट दो ना पहले 4 से, 4 तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 कट गया, इससे यहाँ पे कट गया आपका ये वाला कट गया, 4 और 15 के द्वारा कट गया। अब ऊपर में क्या बच गया, 2.303, और नीचे इसके साथ बगल में क्या बच गया, 0.301 बच गया, और नीचे क्या बच गया, पूरा पूरी 15 बच गया, 15। अब इसको डिवाइड करके, सॉल्व करके डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। ऐसा इतना आंसर आ जाएगा, इतना सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। आपका ये एनसीईआरटी का पक्का पक्की क्वेश्चन है। पूरा जितना भी न्यूमेरिकल्स दे रहा है बाबू, सब एनसीईआरटी का दे रहा है, एक भी बाहर न्यूमेरिकल्स नहीं दिया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर हमने बहुत बार ड्रॉ किया है। XeF6 पहला दे दिया XeF6, दूसरा दे दिया XiCl3, तीसरा SF6 ICl
IF5 और पांचवा XeF6। देखो एक नंबर आपको फ्री में दे दे रहा बाबू, ये और ये दोनों सेम दे दिया, मतलब एक नंबर आपको फ्री में दे देगा। ऐसा तो करे भगवान करे कि ऐसा ही क्वेश्चन एक आध बार दे दे तो एक नंबर हमको फ्री में मिल जाएगा। एक का स्ट्रक्चर पता है मतलब 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। चलो तो 4 को ड्रॉ करते क्योंकि 2 तो सेम दे दिया। तो XeF6, तो जेनॉन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, जेनॉन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है, 6 है। 6 या 8, 8 है। 8 ले लिए लेकिन लेने वाला कितना है, 6, लेने वाला 6, तो 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 ले लिया, लेकिन बच गया कितना इसके पास 2, तो 2 लॉन पेयर के रूप में दे दो। तो जो 2 जब लॉन पेयर के रूप में दे देते तो इसका नाम हो जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के नाम से जाना जाता है। ऑक्टाहेड्रल तो था, 6 वाला तो था, लेकिन ये क्या कर दिया कि लॉन पेयर आके डिस्टॉर्टेड कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो मतलब क्या हो गया उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट वन ICl3 है, आयोडीन है, उसके साथ 3 गो Cl जुड़ा है, लेकिन आयोडीन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 गो Cl, 1 2 3 ये हो गया। और तो लॉन पेयर कितना हो जाएगा, 4 गो बच गया, 2 गो इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए, 2 लॉन पेयर बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो लॉन पेयर कितना हो गया, 2। तो इसको सिर्फ देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है इसको देखना है बॉन्ड पेयर को। बॉन्ड पेयर से दिख के कैसा लग रहा है, टी शेप जैसा लग रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टी शेप का हो जाएगा। नेक्स्ट वन SF6, एस के बाहरी कक्ष में कितना, 6 गो रहता है, लेने वाला कितना है, 6 गो, तो मतलब रेगुलर शेप है, 1 2 3 4 5 6 गो लटका दो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन IF5, F कितना है, 5 गो, आयोडीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 5 गो है ना F, तो 1 2 3 4 क्या हो गया, 5 गो हो गया। और फ्लोरीन कितना हो गया, 5 गो के बाद कितना, 5 फ्लोरीन ले लिया ना, उसके बाद आयोडीन के पास टोटल कितना था, 7, तो 5 गो लेने के बाद भी 2 गो बच गया, मतलब 1 लॉन पेयर बच गया। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा पूरे कितना नंबर कंप्लीट, 5 नंबर फिर से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका दे दिया है 17 में कह रहा है अमोनोलिसिस और गैब्राइल थिलामाइड रिएक्शन और एसिटाइलेशन रिएक्शन, 3 को दिया है, तीनों को डिस्कस करते हैं। अमोनोलिसिस को जो होता है वो स्पेशल आपको अमोनिया से दिया है, इसलिए कहीं दूसरा वाला नहीं लिख देना, ठीक है। तो अमोनिया के साथ देखो, द रिएक्शन इन विच अमोनिया इज ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अमोनोलिसिस करेंगे। मतलब जब अल्काइल हैलाइड CH3Cl को NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अमोनोलिसिस के नाम से जानते हैं। इसको कैसे करेंगे, व्हेन या मिक्सर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिए जैसे CH3Cl या C2H5Cl कुछ भी ले लिए, तो इसको अमोनिया के साथ हीट कर देंगे, ठीक है। इन ये सील्ड विसल, जो विसल है वो आपका पक्का पक्की क्या है, एकदम पेक्ड है, ठीक है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें, 100 डिग्री टेम्परेचर पे ढबका दे रहे हैं। ये मिक्सर ऑफ पहले प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्सरी बनेगा, और फॉर्मिंग विथ क्वाटरनरी, और आगे अगर बढ़ाते चले जाए तो ये कितना पे चल जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट तक ये बन जाएगा। स्टेप आपका बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले CH3Cl को बनाए NH3 के साथ, तो 1 डिग्री बना दिया, फिर 1 डिग्री वाले को फिर से उसी के साथ जो डाले थे उसके साथ खुद ब खुद रिएक्ट कर जाएगा, कितना डिग्री बना देगा, 2 डिग्री। फिर 2 डिग्री वाला फिर से CH3Cl के साथ कर देगा, कितना डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री। और फिर से ये क्या कर देगा, रिएक्शन कर देगा, तो ये फिर से अब क्या कर देगा, 3 को तो ऑलरेडी आ चुका है, 1 2 3 को आ चुका है, अब क्या आ जाएगा, 4 को आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिग्री अमोनियम साल्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आपका पूरी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चीजें ये क्लियर हो गया। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस के नाम से जानते हैं। बी नंबर आपका क्या दे दिया, गैब्राइल थिलामाइड सिंथेसिस दे दिया, क्या दे दिया, गैब्राइल थिलामाइड सिंथेसिस दे दिया। तो इसमें क्या आता है कि व्हेन थैलामाइड मतलब क्या आता है कि जब बेंजीन में CO और ये वाला जो कंपोनेंट है पूरी थैलामाइड है, थैलामाइड को हम लोग KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या करता है, सोडियम का क्या कर देगा, आपका सोडियम का थैलीमाइड बना देगा। मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ सोडियम का पोटासियम, सोडियम नहीं है पोटासियम दिए ना, पोटासियम का थैलीमाइड बना देगा, ठीक है। पोटासियम का थैलीमाइड बना दिया, मतलब यहाँ से N और ये क्या
कि ये क्या हो जाएगा, आके जुड़ जाएगा, ठीक है, और वाटर को रिमूव कर देगा, यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों को निकाल देगा, तो पोटासियम का थैलिमाइड बना दिया। इसको फिर से हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, आपको फिर से आपको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दिए। अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये क्या कर देगा, ये CH3 आके जुड़ जाएगा बाबू, ये CH3 आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ से K को निकाल देगा और ये CH3 आके जुड़ गया, देखो CH3 आके जुड़ गया, यहाँ से K को निकाल दिया। जब K को निकाल दिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो ये क्या कर दिया कि इसका ये फॉर्मेशन कर दिया, इसको आगे फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाली चीजें आपका टूट के निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा और C डबल वो क्या हो जाएगा, वो Na आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो Na आके जुड़ गया, वो Na आके जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी एमीन्स हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो थैलिमाइड का रिएक्शन है ये किसके लिए है, आपको प्राइमरी एमीन को बनाने का मेथड है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया क्या, थैलिमाइड रिएक्शन, गैब्रायल थैलिमाइड का रिएक्शन। नेक्स्ट वन एसिटाइलेशन जो दिया है, एसिटाइलेशन यहाँ पे कंफर्म नहीं किया, हल्का कंफ्यूजन में छोड़ दिया है कि एसिटाइलेशन किसका करना है, क्या आपके एमीन वाले चैप्टर का करना है या बेंजीन का सिंपल सा कर देना है। तो चलो हमने दोनों कर दिया, लेकिन हम लोग को चैप्टर पढ़ना है जो है वो एमीन पढ़ना है और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने एमीन के तरीके से पहले करने का प्रयास कर दिया है। तो क्या करता है कि जैसे कोई भी बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड लेते हो उसको क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते ना, तो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या होता है कि COCH3 जो है वो आके जुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे वेन क्या हो गया कि आप देख लीजिए कि जैसे वेन एनिलीन को ले लिए, ठीक है, क्योंकि एमीन वाला चैप्टर है तो एनिलीन को ले लिए, तो एनिलीन इज ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड, किसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, तो फॉर्म क्या करेगा, एसिटानलाइड का फॉर्मेशन कर देगा, किसका फॉर्मेशन कर देगा, एसिटानलाइड, मतलब N के साथ COCH3, यहाँ से ये पूरा कट गया यहाँ से और यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ वाला H और यहाँ वाला Cl क्या कर देगा, निकल जाएगा, तो एसिड क्लोराइड एनिलीन के साथ कराएगा तो एसिटानलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। अगर ये नहीं लिखा तो अगर मिस्टेक से भी लिख दिए कि क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया ना, तो इसलिए हम लोग कंफ्यूजन में हल्का सा रह जाते हैं। तो अगर वो नहीं लिखे तो फिर से आप बेंजीन के साथ भी कर सकते हैं, तो बेंजीन के साथ एसिड क्लोराइड, तो यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ आके जुड़ जाएगा COCH3, तो क्या कर देगा, एसीटोफिनॉन के नाम से ये जाना जाएगा। तो ये बातें क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, आपको देखिए कितना कार्बन दिया, 1 और 3, 4 और 1 5, उसके साथ OH दे दिया और वो भी CrO3 और कॉन्क H2SO4, CrO3 और H2SO4 के साथ दे दिया, जॉन्स रिएजेंट के नाम से जिसको जानते हैं। इसके साथ जब दिया है ना तो इसको क्या करते हैं कि इसका काम ही ऐसा है कि जितना भी कार्बन है उसी में से कार्बोक्सिलिक एसिड को बना देना। तो आपके पास कितना है टोटल, 3 और 2 5 का ही कार्बोक्सिलिक, 1 2 3 4 5, क्योंकि लास्ट में OH है तो लास्ट में COOH बना देना, इसी का काम है, जॉन्स रिएजेंट का काम है। तो बस ये प्रोडक्ट आपका बन गया। नेक्स्ट वन जो अभी देखे थे यही रिएक्शन दे दिया, बेंजीन को हमने क्या कर दिया, एसिड क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, ये Cl यहाँ से टूट के निकल जाता है, किसके साथ, यहाँ पे जो H है उसके साथ, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ CO और C2H5 ये पूरी आके जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा और H के साथ Cl यहाँ पे निकल गया, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपका दे दिया क्या, क्लीमेंसन रिएक्शन दे दिया है, आपको दे दिया आपका कीटोन दे दिया है। कीटोन को अगर ZnHg के साथ रिएक्शन कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, क्लीमेंसन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करेगा, सिंपल सा जितना भी कार्बन है उतना को वो अल्केन बना देगा, 1 2 3 4 है तो 4 का बना दिया अल्केन, तो इसी को क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिएक्शन, और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देगा तो क्या कर देगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। ये हो गया आपका क्लीमेंसन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन जो दिया है वो आपका बेंजल डिहाइड दे दिया। बेंजल डिहाइड क्या होता है कि जब बेंजल डिहाइड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कॉन्क NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, कॉन्क NaOH के साथ, तो ये क्या कहता है, कैनिजारो रिएक्शन हो जाता है। कैनिजारो रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ये 2 टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, एक एल्कोहल वाला, मतलब यहीं पे एक अल्कोहल यहाँ पे OH ले आएगा और दूसरा में यहाँ यहीं से देखो, यहीं से एक क्या करेगा, OH ले आएगा और एक में क्या कर देगा, वो Na ले आएगा। तो ये क्या कर दिया, एक आपका क्या कर दिया यहाँ पे कि OH ला दिया तो बेंजाइल अल्कोहल बना दिया, एक क्या कर दिया, सोडियम क्या कर दिया, बेंजोएट बना दिया। तो 2 चीजें यहाँ बना देता है, किसके अनुसार, कैनिजारो रिएक्शन के अनुसार,
ठीक है। नेक्स्ट वन रिएक्शन जो दिया है मैग्नीशियम ईथर के साथ ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है NO2 है, NO2 और ब्रोमीन दे दिया है तो नाइट्रो मतलब मेटा पे दिया है तो मेटा पे, तो Mg के साथ अगर ईथर के साथ कराते हैं तो ये क्या किस प्रकार का रिएक्शन हो जाता है ग्रिग्नार्ड। तो जहाँ पे बियर रहता है ना वहीं पे क्या कर देता है Mg आके जुड़ जाता है, तो Mg ला के जोड़ दिया, ये क्या बना दिया आपका फिर से प्रोडक्ट बना दिया Mg के साथ Br, तो ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड, विटामिन कितने को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, इस टाइप को डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ और 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी का लिखना है। तो विटामिन आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। वाटर और फैट पे सॉल्युबल होने की टेंडेंसी पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग बता सकते हैं ना कि सॉल्युबिलिटी के मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि विटामिन 2 प्रकार का होता है। तो देखिए विटामिन 2 प्रकार का होगा, वो कौन कौन से होगा, एक जो विटामिन होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होगा ना वो विटामिन क्या होगा कि विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट और ऑयल, जो कि क्या सॉल्युबल हो जाएगा फैट और ऑयल, चर्बी और तेल में सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। बट नॉट सॉल्युबल मतलब बट नॉट सॉल्युबल या बट इनसॉल्युबल इन वाटर आर केप्ट इन दिस ग्रुप, इसमें उसी को रखेंगे जो सिर्फ ऑयल और किसमें सॉल्युबल हो जाएगा फैट में, लेकिन पानी में घुलनशील नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम से जानते हैं। जैसे विटामिन हो गया ये DEK, ये जो विटामिन है ये क्या हो गया आपका फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया, विटामिन ये DEK जो है फैट सॉल्युबल, सबका एग्जाम्पल पूछ रहा है तो ये 4 एग्जाम्पल हमने बता दिया जो कि क्या है विटामिन फैट सॉल्युबल का विटामिन है। ये दीज कैन बी स्टोर्ड इन और बॉडी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये चीज़ें ये विटामिन को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। वाटर सॉल्युबल का विटामिन का मतलब वैसा विटामिन जो कि पानी में घुल जाएगा, वैसा विटामिन जो कि पानी में घुल जाएगा उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम से जानते हैं। एंड दीज आर केप्ट इन दिस ग्रुप, इसी को इस ग्रुप में रखते हैं। जैसे विटामिन B एंड C, देखो इसको हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मेट बता देते हैं जिसके द्वारा याद रखा जाता है, एक को याद रखिएगा WBC याद रखिएगा। WBC ट्रिक बता देते हैं, W का मतलब वाटर में B और C, WBC याद रखिएगा, वाटर में B और C घुलनशील होता है, उसके अलावा जितना भी रहेगा सब क्या होगा फैट में घुलनशील होगा। WBC को याद रख सकते हैं, तो B और C क्या वाटर में सॉल्युबल होने वाले विटामिन हो गए, ठीक है। और ये क्या होता है कि विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये विटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। रीजन क्या होता है, ये क्या होता है कि हमारे बॉडी से यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से क्या होता है बाहर निकल जाता है। अब इसको बताना है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का इंपॉर्टेंट सोर्स जैसे क्या हो गया कैरोट हो गया, कहाँ से विटामिन ए मिलता है गाजर से मिलता है, बटर से मिलता है, मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, 2-3 को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन विटामिन C दिया है, विटामिन C कहाँ से मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स, जो भी खट्टा वाले फ्रूट्स है उससे मिल जाएगा, आंवला से मिल जाएगा, ग्रीन लॉफी वेजिटेबल जो साग वाली सब्जियां जैसे होती है ना वो सारी चीज़ों से हम लोग को मिल जाता है। इस प्रकार से आपको क्या होता है कि पूरे मॉडल सेट का समाप्ति हो जाता है। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आया तो आपको सब्सक्राइब तो जरूर करना है। और रात के डेली 8 बजे जो है वो लाइव क्लासेस चलवाया जाता है, जो कि क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय, गुड नाइट सभी को।